नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में श्री अनूप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो राष्ट्रवादी विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताया जाए कि पटना आने का उद्देश्य क्या रहा है इस बार आपका? देखिए, इस समय जो हम लोग पटना आए हैं जी, वो आपको भी सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद, इलेक्शन में उतना एक्टिव नहीं है, इलेक्शन होने के बाद हम यहाँ आए हैं। जी। तो आपको मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि एक 7-8 साल पुरानी पार्टी जी, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी, जी, उसका हमारी पार्टी में आज औपचारिक विलय हुआ है। बहुत अच्छी बात है। और एक और पार्टी है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, उसके भी काफी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन, दिस assimilation of two old parties into a very new party is symbolic of great positivity for the party and inside the party. अब आप कहेंगे कि क्या है वो पॉजिटिविटी? जी, तो पॉजिटिविटी है, आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, राजनीति है सत्ता की, जी, सेवा की नहीं है। हमारी पार्टी की पॉलिसी है सेवा की नीति, और सत्ता की राजनीति के लिए समाज के टुकड़े हो रहे हैं। जी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत और भाषा के नाम पर। जी, तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है कि हमारी पार्टी एक सकारात्मक सोच के साथ प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, जी, दोस्ती और एक साथ चलकर देश को अंदर से मजबूत बनाने का काम करेगी। तो सामाजिक एकता, वास्तव में समता और सामाजिक एकता, सेवा की राजनीति और आर्थिक विषमता को खत्म करना। जीडीपी आपका माइनस में जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे जो कुछ उद्योगपति हैं, विशेषतः 2 उद्योगपति हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी इंगित किया था, उनकी संपदा भी, पर्सनल संपत्ति भी बढ़ रही है, उनकी वेल्थ भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो समुद्र के नीचे है गैस, उससे काफी अर्निंग हुई है। ये तो प्राकृतिक संपदा है, ये सबकी है, सारे भारतवासियों की है। ये जो ईथर मतलब ऊपर आकाश है, जिससे 4G, 5G, 3G की बात है, ये भी पूरे सारे देशवासियों की है। जो देश में पानी है या जमीन है, ये भी सारे देशवासियों का है। तो इसका लाभ कुछ लोगों को ही क्यों मिल रहा है? वही जो विषमता है बढ़ती जा रही है। कितने गरीब थे आजादी के समय, आज कितने हो गए? 80 करोड़ का तो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड फिगर है। तो इन विषमताओं को वास्तव में दूर करने के लिए कि सोच बदले, जो एस्टेब्लिश पार्टीज हैं, अगर हमारी पार्टी की सुन के कि एक नई पार्टी आ रही है जो डिफरेंट फिलॉसफी पे आ रही है, तो वो अगर अपनी सोच बदलने की कोशिश करें। जो हमारा मुद्दा है स्वस्थ भारत, कि सब स्वस्थ हों, जो भी भारत में हो, उनका खान पान ऐसा हो, उनकी माल न्यूट्रिशन से कितने लोग पीड़ित हैं, हमारे कितने बच्चे जो हैं माल न्यूट्रिशन के कारण ही जीवित नहीं रहते हैं। सही बात है। तो स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, अंदर से भी मजबूत हो, बाहर से भी मजबूत हो। ये केवल सीना ठोकने से नहीं होगा कि जितनी जमीन हमारी पाकिस्तान में गई है, 6 साल हो गए इस सरकार को, कांग्रेस को 70 साल पिछले उससे पहले के हो गए, वापस क्यों नहीं ले पाए आज तक? केवल बात करते हैं कि हम आएंगे, जमीन ले लेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हिस्सा हम आज तक क्यों नहीं ले पाए हैं? या चाइना ने जो ऊपर पार्ट अक्सर चीन के ऊपर के लिया हुआ है, अभी भी चाइना अंदर तक घुसा हुआ है, ये एक्सेप्टेड चीज है, जी, उसको हम वापस क्यों नहीं ले पाए हैं?
तो सशक्त भारत के अंदर से एक हो, टुकड़े टुकड़े ना हो, झगड़े ना हो जाति और प्रांत के नाम पर, कि धर्म न जाति न धर्म, सबसे पहले देश है प्यारा, न प्रांत न भाषा, सबसे प्यारा देश हमारा। ये हमारी पार्टी की फिलॉसफी है जो हमें दूसरी पार्टियों से अलग करती है। इसीलिए दो नई पार्टियां, पुरानी पार्टियां हमारी पार्टी से जुड़ी हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने से पहले 13 पार्टियां वहां की छोटी छोटी ऑलरेडी तैयार हैं हमसे जुड़ने की। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 13 छोटी छोटी पार्टी आपके साथ यूपी में पहले से। लेकिन अभी नाम मत पूछिएगा क्योंकि ये नहीं, नाम मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है ना। अभी आपने सर विषमता की बात की जी, कि जिसके पास धन संपदा है वो, उनके पास धन संपदा बढ़ता चला जा रहा है, और जिनके पास सीमित मात्रा में वो और नीचे की तरफ चले जा रहे हैं। तो आपकी सरकार अगर आती है तो आप इस विषमता को कैसे दूर करेंगे? देखिए ये मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए। अगर सत्ता चाहे, जो रूलर होता है, जिसकी सरकार होती है, अगर विल है, सब कुछ संभव है, सरकार सब कुछ कर सकती है। लेकिन सरकारें सिर्फ वादा करती हैं, जैसे अभी वादा किया गया 10 लाख रोजगार देने का। सरकारें आती हैं, सिर्फ लुभावने वादे लाती हैं, जीतती हैं, उसके बाद उतना ही डिस्टेंस हो जाता है जनता से। जी बिल्कुल, जितनी नजदीकी होती है ड्यूरिंग चुनाव। जीतने के बाद क्या होता है ना सर, क्या वो तो निश्चिंत हो जाता है कि 5 साल तक 5 साल मिल गया मुझे, 5 साल बैठ करके जी एंजॉय करना है जी, ठीक है ना। तो वहां पर फिर वो आदमी अपनी एप्लीकेशन लेके जा भी नहीं सकता, उसके दायरे में घुस भी नहीं तो सकता। सर जनता इसमें तो हमारे देश के या फिर हमारे राज्य की जो जनता है वो बेवकूफ बन रही है ना, किसके ऊपर ट्रस्ट करे फिर जनता? देखिए बार बार वही गलती करना, ये तो उन्हीं की गलती है ना। जब देख लिया आपने कि 15 साल एक की सरकार देख, उससे पहले कांग्रेस की सरकार देख ली जी, उन्होंने क्या किया। आज 70 साल हो गए बिहार को, 73 साल आजादी के हुए हैं। कांग्रेस की सरकार रही, लालू जी की सरकार रही 15 साल, नीतीश जी की 15 साल रही, फिर आप मौका दे रहे हैं। जब देख रहे हैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ये तो आपको अपने आप ये देखना होगा कि हम 2000 के लिए, कि 2000 आ गया या 5000 आ गया, उसके लिए हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। वो 5000 या 2000, तो जब बीमार होता है उसका यहाँ पर इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं होता, तो 5000 के 50,000 खर्च हो जाते हैं। बात तो सही है। तो जनता को एक तरह से एजुकेशन, इसीलिए पता नहीं ये इनका सरकारों का जानबूझ कर ये रहा है या क्या रहा है, सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, सबको समान शिक्षा नहीं दी जा रही है, सबको समान स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तो लगातार जिसने आपको रिजल्ट नहीं दिया है, तो दोबारा उसका आप मौका क्यों दे रहे हैं? नहीं, चूंकि विकल्प नहीं होता है। इसी विकल्प के लिए तो हम आए हैं। हाँ। और आपका साथ चाहिए कि हमारी विचारधारा है उसको जनता तक पहुंचाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो हमारा प्रयास होगा कि आपकी जो विचारधारा है, और बहुत अच्छी विचारधाराएं आप लेकर के आ रहे हैं, और अगर ये सही में आपकी सरकार बनती है और आप लोग उस चीज को लागू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बिहार के लोगों को फायदा होगा। और हम लोग इसी प्रयास ही नहीं, हम इसी संकल्प के साथ राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए या हमारे जो पदाधिकारी हैं, इन सबके लिए ये गिव बैक टाइम है टू द सोसाइटी। क्योंकि जो अचीवमेंट हम लोगों को करने थे, वो हम लोग जीवन के उस पड़ाव पे हैं कि वो पर्सनल अचीवमेंट्स हो चुके हैं। तो वो अब हम अपना समय देश और समाज की सेवा में देना चाहते हैं, इसलिए ये पार्टी। सर आपने अभी शिक्षा की बात की जी, कि कहीं न कहीं इसके लिए चूंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ जो जनता है, तो शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है, और जिसका फायदा उठाते हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको गुमराह करते हैं और उनको अपनी बातों को उल्टा पुल्टा समझा करके वोट लेने में सफल हो जाते हैं। तो शिक्षा के लिए आपकी क्या व्यवस्थाएं होगी अगर आपकी सरकार? देखिए शिक्षा तो बहुत आवश्यक है,
वो चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे अधिकारी का बेटा हो, चाहे वकील साहब का क्योंकि बेटा हो, कोई भी हो। एक चीज और है सर कि शिक्षा में अभी जो व्यवस्थाएं हैं अपने बिहार में, या तो सरकारी स्कूल है जिसमें पढ़ाई ना के बराबर होती है, लोग जिसके पास थोड़ा सा भी इनकम है तो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ाएं बच्चों को, और प्राइवेट स्कूल भी क्या है कि इतने महंगे हो गए कि सब लोग अपने बच्चों को वहां पे पढ़ा नहीं सकते हैं जो है। तो अगर आपकी सरकार बनती है जी, तो शिक्षा के लिए आप किस तरह की व्यवस्थाएं लेकिन करेंगे ताकि बहुत अच्छी हम लोगों ने सोचा है शिक्षा के लिए। शिक्षा में जो स्कूल हो वो स्वस्थ स्कूल होना चाहिए, जैसा जैसा प्राइवेट स्कूल होता है। जी, ये नहीं कि वो झोपड़ी में या टाटपट्टी की व्यवस्था है या खेत में लगा हुआ है स्कूल, मैदान में लगा हुआ है। हर जगह प्रॉपर स्कूल हो। उन स्कूलों में जो भी नए संसाधन हैं, कंप्यूटर या बोर्ड रूम, जी, जिसको आप ई क्लासेस कह सकते हैं, जिसमें ई क्लासेस की व्यवस्था शुरू से ही हो, क्योंकि आज की तारीख में ई कॉमर्स भी बढ़ रहा है, ई लर्निंग भी बढ़ रही है। खासतौर से कोविड के टाइम में ई सुनवाई भी हो रही है। आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये भी आपने देखा होगा कि बच्चे दे आर वेरी फास्ट इन लर्निंग द इलेक्ट्रॉनिक्स, वो वीडियो गेम हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो। तो शुरू से ही आपको जो सुविधाएं खेलने की, आपको अपने क्रिएटिविटी उभारने की, जो एक प्राइवेट स्कूल में होती हैं, वो सारी सुविधाएं सेम मॉडल, मतलब दोनों के सिलेबस में, दोनों की क्वालिटी में, दोनों की किताबों में, बैठने की व्यवस्था में, टीचर्स की क्वालिटी में। अगर उनकी तनख्वाह सैलरी प्राइवेट स्कूल की 25,000 है तो इनकी भी 25,000 होनी चाहिए, या उनकी नहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जब तक समानता, अच्छे टीचर नहीं आएंगे तो अच्छी पढ़ाई नहीं देंगे। तो इसलिए जो लेवल ऑफ एजुकेशन है दैट हैज टू बी सेम। वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको समान शिक्षा। तभी आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएंगे किसी भी कंपटीशन के लिए, कृषि के लिए, रोजगार के लिए, अपने उद्योग धंधा लगाने के लिए। अगर उसकी शिक्षा अच्छी हो तो हर काम कर सकता है, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में बढ़ा सकता है, नया उद्योग लगा सकता है, कॉमर्स का काम कर सकता है, अधिकारी बन सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये जो ग्रासरूट लेवल का भ्रष्टाचार है, तो आपकी सरकार बनेगी तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? संकल्प अगर हो ना ये खत्म करने का तो कोई मुश्किल नहीं होता। वो हिस्सा, क्योंकि हिस्सेदारी हिस्से तक जाती है। चुनाव में क्यों आजकल नगर परिषद वगैरह के चुनाव में, प्रधान के चुनाव में क्यों इतना खर्चा होने लगा है? तो पॉलिटिक्स शुड नॉट बी a source of income. It is not a profession. Politics is a service. लेकिन अभी जो है ना पॉलिटिक्स को लोग एक तरह से व्यवसाय के रूप में, जी, यही गलत है। जबकि इसी सोच को बदलने के लिए राष्ट्रवादी विकास पार्टी आई है कि पॉलिटिक्स should not be source of income. Politics should not be source of status. Politics should not be grabbing land. Politics should not be to pressurize someone for illegal works. Politics should not be to exploit anyone. Politics should be only for serving the people, serving the nation. तो सर एक जो रियल मुद्दा है, एक चीज और बताया जाए मुझे, जब जनता के सेवक के रूप में काम करते हैं, जनता उनको चुन करके भेजती है सदन में कि आप मेरा प्रतिनिधित्व करें, तो फिर सरकार द्वारा उनके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है, पेंशन की व्यवस्था, मंथली व्यवस्था, आपके लिए सिक्योरिटी, आपके लिए घर, आपके लिए गाड़ी, आपके लिए घोड़ा, इतनी सारी व्यवस्थाएं अगर आप किसी को देते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों में उसके प्रति तो अट्रैक्शन होगा ही ना। नहीं, ये चीजें, ये तो अट्रैक्शन क्यों होगा जी? अगर किसी के पास घर है, रहने के लिए घर नहीं है, किसी के घर तो सभी के पास नहीं होता है, किस चीज का अट्रैक्शन होगा? जो सिक्योरिटी दी जाती है जी, लोग सिक्योरिटी लेके चलते हैं, अट्रैक्शन सिक्योरिटी से जरूर होता है। लेकिन ये सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है? अगर जनता का आदमी है, जनता तो की मेरा कहने का मतलब सर वही है, सिक्योरिटी। आज एक विधायक के ऊपर जितना खर्च मेरा देश का पैसा
खर्च होता है, इतने सारे वो गलत विधायक है। हैं, इतने सारे यही मंत्री हैं, पैसा इतने सारे जनता मंत्री के हैं, लिए हाँ, किया तो उस जाता है। पैसे का उपयोग, चूंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आपको फिर डर किस चीज का? यही बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको डर किस चीज का? बिल्कुल, आपको तो जनता के बीच में जाना चाहिए, हाँ। जनता से संवाद करना चाहिए, जनता के बीच में बैठना चाहिए, जनता का विश्वास और प्यार जीतना चाहिए कि जनता खुद आपकी शील्ड बने। अभी इतना आप में दम होना चाहिए। विधायक लोगों को और सांसद महोदय को टेलीफोन का बिल अभी भी एक अच्छा खासा उनके खाते में भत्ते के रूप में दिया जाता है। देखिए, इसीलिए हम बिना सिक्योरिटी के चल रहे हैं। नहीं, चलिए, वो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा भी है इस चीज को कि आपने कोई सिक्योरिटी नहीं लिया है और एक आम आदमी की तरह पार्टी में भी, फंक्शन में भी आप गए जो है ना, तो जो हमारे नेता हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद बन रहे हैं, उन सब के लिए एक प्रेरणा है जो आप कर रहे हैं जो है ना। तो हमें लगता है कि इतना पैसा जो हम विधायक के ऊपर, सांसद के ऊपर खर्च करते हैं, अगर उस पैसे का उपयोग हम जनता के लिए करें, उनके पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, उनके सारी व्यवस्थाओं के लिए करें, तो देश मेरा बहुत ज्यादा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो धन व्यवस्था की बात है, तो जो मिसमैनेजमेंट है कि जहां खर्च नहीं होना चाहिए वहां खर्च हो रहा है, और जहां खर्च होना चाहिए वहां खर्च नहीं हो रहा है। तो सर, तो इसका जो समन्वय है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। सर, आपकी सरकार बनेगी तो इस पे आप क्या करेंगे? ये जो फालतू का खर्च, ये जो फॉल्स ईगो देने वाली चीजें हैं, जो व्यर्थ के खर्चे हैं, उनको कतई नहीं दिया जाएगा। और ये सिक्योरिटी वाली बात है कि जब सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन एक्चुअल होता है, ऐसी, अब वो सांप्रदायिकता की बात करेंगे, किसी के पहले ऐसी बातें करेंगे और उसके बाद सिक्योरिटी परसेप्शन पे सिक्योरिटी मांगेंगे। तो उनको तो बल्कि बंद कर देना चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं जिससे सामाजिक हिंसा भड़क सकती है। तो हिंसा भड़काने में उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उल्टा उनको सिक्योरिटी दे दी जाती है। ये गलत है। एक चीज और जानना चाहेंगे सर कि अभी आने वाले चुनाव जहां भी होंगे, यूपी में भी आप चुनाव होने वाली है, तो अमूमन आपको देखने को ये मिलता है कि बहुत सारे लोग जो उम्मीदवार होते हैं दागी होते हैं, उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल होता है, उनके ऊपर केसेज होते हैं, वैसे लोगों को भी चुनाव जीतने के लिए खड़ा करते हैं। तो आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह कहां तक न्यायोचित है? देखिए, जो आपको भी मालूम है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन और शासन दोनों दबाव में काम करते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि किसी के ऊपर अगर आरोप लगा है तो सही लगा है या गलत लगा है। आपको भी मालूम है कि किसी के भी खिलाफ आप किसी भी तरह का आरोप लगा सकते हैं। एक ने किया हो 4 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये स्वच्छता जब तक नहीं आएगी तब तक ये रेस्ट्रिक्शन भी उचित नहीं है, जब तक कोर्ट से उसका मुद्दा फाइनल नहीं हो जाता जी। अब उसमें टोटल आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है कि फास्ट, जो लाखों मुकदमे लंबित हैं निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उनका प्रोसीजर फास्ट होना चाहिए, जिससे कि प्रक्रिया हमारी एडजोर्नमेंट की लिमिट्स होनी चाहिए। और अगर एडवोकेट्स नहीं आते हैं एडजोर्नमेंट पर, एक बार स्टे हो गया तो जो कल्प्रिट साइड है सर चलता रहता है। हाँ, तो हमें लगता है कि सर स्वच्छ लोकतंत्र के लिए जी बिल्कुल ये बहुत जरूरी है जी बिल्कुल कि एक स्वच्छ छवि के लोग चुनाव में खड़े हों और जनता के प्रतिनिधि बनकर के वो स्वच्छ लोग जाएं, ताकि अपनी विचारधाराओं से समाज का भी कल्याण कर पाए। अब ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो सांसद या एमएलए विधायक बनकर के जाते हैं, उनकी मानसिकता उनको नहीं होना चाहिए। जो एक बार घोषित हो गए फाइनली, जब सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जब उनका फाइनल सेटलमेंट हो गया, तब उनको नहीं, तब उनको राजनीति में सक्रिय नहीं रहना चाहिए। तो एक प्रश्न मेरा आपसे होगा सर कि अभी आने वाले चुनाव में जो आप अपने प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे, तो आपका मापदंड ये होगा? बिल्कुल होगा कि आप वैसे हम अच्छे ही लोग लेके आएंगे। हाँ, अपराधी छवि वाले को आप टिकट नहीं देंगे? देखिए, छवि की बात अलग हो जाती है। छवि बनाना बिगाड़ना तो आप मीडिया जिसकी चाहे उसकी छवि खराब कर देती है। नहीं, मेरा कहना है जिसका गलत है, अच्छा, जिसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इस तरह से उलझा हुआ है
क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह से दुरुपयोग इस समय हो रहा है कुछ एजेंसीज का जी सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, वो आप सबको पता है। तो ये ब्लैकमेलिंग वाली टैक्टिक्स सत्तारूढ़ पार्टियां कर रही हैं, प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो। नहीं तो आप इस पे खरे तो उतरेंगे ना सर? हम तो बिल्कुल खरे उतरेंगे, लेकिन पैमाना न्याय तर्क होगा, न्याय संगत होगा। जी ये नहीं कि ये जबरदस्ती किसी ने नहीं जबरदस्ती दुश्मनी तो, में हाँ, जो कर दिया जाता है वो तो अलग मैटर हो गया सर। वो स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, जी। क्योंकि जो चल रहा है ट्रेंड वो हम्म। लोकतांत्रिक नहीं है, वो दुरुपयोग है प्रशासनिक और पुलिस और सैन्य बल का। जी अगला क्वेश्चन मेरा सर होगा कि बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, जातिवादी व्यवस्था एक बड़ी सुदृढ़ रूप से यहाँ पर फैली हुई है जो है ना। ऐसे में आप अगर आपकी सरकार बनती है तो बिहार में आप कैसे विकास करेंगे, यहाँ के लोगों का कैसे विकास करेंगे आप? ये जो जातिवाद की समस्या है, ये समस्या नहीं है। हम लोग इसीलिए जातिवाद के आधार पर हम आ ही नहीं रहे हैं। हमारे लिए सब जातियां बराबर हैं और वो निचले से निचले तबके की मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में सबका महत्व अलग है। जैसे सुई का महत्व अलग है, तलवार का अलग है, सही, पेन का अलग है, पेंसिल का अलग है। जैसे मैंने बताया था कि अगर जब पुरानी व्यवस्था के समय अगर जो हाथ से मैला ढोने वाले होते थे, घरों में फ्लश नहीं होते थे, एक हफ्ते ना जाते तो देखिए आप जितने महलों में रह रहे हैं लोग, सबको खेत में गांव में जाना पड़ता। जब हम लोग ठंडा पानी आज से 30 साल ज्यादा दूर नहीं है, 40 साल पहले ही मिट्टी के घड़े और सुराही में पीते थे। कुम्हार भाई हमारे अगर बंद कर देते तो आपको गर्म पानी पीना पड़ता। राइट। तो इसलिए हर व्यक्ति का महत्व है। जो अगर जूते का चमड़ा आप पहन के चलते हैं, अगर चमड़ा ना कोई बनाए तो पैदल चलिएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए महत्व सबका है। तो ये कहना कि वो निचली जाती है, वो उछली जाती, ये सब गलत है। नहीं तो और मेरा क्वेश्चन सर ये होगा कि उसमें आप कैसे तालमेल करेंगे? तालमेल वैसे जातिवाद क्यों बढ़ता है? जातिवाद बढ़ता है एक जाति का जब कोई भी सत्ता में आता है, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री एक पर्टिकुलर जाति का हो गया, तो उस जाति को लगता है कि वो खुद मुख्यमंत्री हो गई। हमारी पार्टी में प्रत्येक बिहार वासी मुख्यमंत्री होगा, उसको सारे अधिकार होंगे जो मुख्यमंत्री को होंगे। और जो हमारा मैनिफेस्टो होगा वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा कि अगर जैसे हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम 3 महीने में आपको दिखा देंगे, अगर उन सारी स्कीम्स की शुरुआत ना हो तो हम उन सबकी बातों की शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो उसमें होगा कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, आप उसको कार्रवाई के लिए ले जा सकते हैं। तो ये जो जातिवाद का मुद्दा है उसको आप विकास से, जैसे आपके बिहार में लगातार बाढ़ आती है, 70 साल से आ रही है, लेकिन इस पानी को संचित करके इसका उपयोग हो सकता है। इसमें आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, पूरे बिहार को आप मुफ्त बिजली दे सकते हैं, पूरे देश को में आप बिजली बेच सकते हैं। तो जब विकास होगा तब जातिवाद का मुद्दा नहीं रहेगा। अगर वो खाली होता है तो क्या करो, पावर जब उसको मिल जाती है, झूठी पावर, उसे लगता है केवल परसेप्शन, ये कहलाती है परसेप्टिव पावर, तो उसका फिर वो उसका बेरोजगार है, अर्निंग है नहीं, तो दूसरों के साथ वो जबरदस्ती करता है, क्योंकि उसका रोजगार नहीं है, उसे पैसे चाहिए, फिरौती है, रंगदारी है, ये सब चीजें करने लगता है, जिससे कि जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। जब आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, विकास करेंगे, तो ये सब काम में अगर पॉजिटिव, ये एनर्जी है, ये जो नौजवान की ऊर्जा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप उसको सकारात्मक दिशा देंगे तो ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स, इट इज अ वेल्थ, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल, लेकिन उसका उपयोग नहीं ठीक हो रहा है। ये क्वेश्चन मेरा और होगा सर कि आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें आपने इंगित किया है कि हमारे जो पत्रकार हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आप मंथली भी कुछ पैसे का व्यवस्था करेंगे, या फिर एक्सीडेंटल उनका कुछ होता है तो आप मंथली उसको डेथ पे
5 लाख 10 लाख इस तरह का भी आपने कुछ प्रावधान कर रखा है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं आप कर रहे, आपकी सरकार बनती है तो आप करेंगे, तो इतना फंड आपके पास आएगा कहाँ देखिए, से? फंड भी आता है। अब आप केंद्र की देख लीजिए, 1 लाख करोड़ जीएसटी से आ रहा है, जी। जो कि मेरे अनुमान के हिसाब से कम है कि कम से कम 1.5-2 लाख करोड़ आना चाहिए, लेकिन जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए कम आ रहा है। पेट्रोल 20 रुपए का है, इसकी जो कीमत है जी जी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 रुपए 90 रुपए ऐसे पहुंच गया। डीजल की कीमतें भी बराबर है। अगर केंद्र आती तो हम तो पेट्रोल के डीजल के रेट भी गिरा देंगे। सारा पैसा, ये जो डिफरेंस है, टैक्स से ही तो आ रहा है। तो पैसे की कमी नहीं होती सरकार को। और जब जो ये स्कीम्स हैं, आप जब इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, आप पैदावार बढ़ाएंगे, जी। तो स्टेट की इनकम भी बढ़ेगी। राइट। केवल और उसको देने के लिए आप जैसे बिजली आज भेज पाएंगे, आपके पास गंगा जी हैं, आपके पास पूरा बुद्धिस्ट सर्किट है, लेकिन आपका पर्यटन कितना कम है। आप अपने यहाँ पर्यटन बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। विकास औद्योगिकीकरण से वहां पर आप पैसे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। आप अपनी कृषि से उपजाऊ करके फर्दर कर सकते हैं। तो पैसे की कमी नहीं होती है। और जितना आधा काम तो जो आपकी सीएसआर स्कीम है, एक्चुअल में सीएसआर स्कीम में क्या हो रहा है, आधे से ज्यादा लोग सीएसआर, जो बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां होती हैं, सीएसआर में भी फंड किसी को दिया और आधा पैसा वापस कर दीजिए। तो ये सिस्टम को ब्रेक करना होगा ना। जो डेवलपमेंट का काम है, तो इंडस्ट्री आएगी, उस पूरे एरिया को डेवलप कर देगी। अगर सही उसका उपयोग, सीएसआर मॉनिटरिंग भी प्रॉपर हो जाए, तो उस पूरे एरिया के, उस जिले के स्कूल और अस्पताल तो उसी फैक्ट्री के द्वारा चल जाएंगे। सही। और जो पैसा टैक्स का दूसरा आ रहा है, या आप उसको जो जमीन देंगे, उससे आपको इन ड्यू कोर्स जो लाभ होगा, वो जो ऐसे जिनको जरूरत है, क्योंकि पत्रकारों की कोई इंश्योरेंस नहीं है, वकीलों की कोई इंश्योरेंस नहीं है, मुंशी जी लोगों की कोई इस तरह की इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेंशन स्कीम नहीं है। विधायक की है, लेकिन पत्रकारों की क्यों नहीं है? फिर होनी चाहिए। बिल्कुल। एक चीज और बताया जाए सर लास्ट में, कि आपकी सरकार अगर बनती है तो आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है, आपने जो अच्छी बातें लिखी है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप उस चीज को फुलफिल करें? देखिए, मैंने कहा कि हमने उसमें ये भी दिया है कि ये दिस इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, राइट। यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट द एक्शन टेकन अगेंस्ट अस। वेरी गुड। चलिए, हमारा विधायक इस्तीफा दे देगा अगर, और 24x7 की सर्विस मुहैया रहेगी। एक व्यक्ति जो कॉल टेलीफोन होती है इमरजेंसी 24x7 के लिए, जैसे 3 शिफ्ट में मौजूद रहेगा, कि किसी भी व्यक्ति को उसके क्षेत्र के वो नंबर अवेलेबल रहे जो इमरजेंसी नंबर होता है, और इमीडिएटली उसे अटेंड किया जाएगा। अगर वो सो भी रहे हैं तो उनका जो पीआरओ है या उनका जो ये काम करने वाला है, वो उसी टाइम कंसर्न अधिकारी से बात करके उसका निराकरण करेगा। ये भी हमने रखा है। बहुत अच्छी बात कही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छी बातें आपने कही अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में। और हमें उम्मीद है कि आपकी अगर सरकार बनती है तो आप निश्चित रूप से अच्छा देने का प्रयास करेंगे बिहार में, और हमारी शुभकामना भी होगी कि आने वाले समय में आपकी सरकार बने यहाँ पे, और हमारे बिहार के लोगों को वो सारी सुविधाएं मिले जो आप देना चाह रहे हैं, और उपेक्षित रहे हैं लोग हमारे जो है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भी आपका सहयोग चाहेंगे कि अगले 5 साल तक जनता को बताएं जी कि क्या एक ऑल्टरनेटिव अच्छा विकल्प उनके लिए तैयार हो रहा है, सही। और जनता और गुमराह नहीं होगी। जनता को they have not to be taken for granted and for a right। बहुत बहुत धन्यवाद।